मेरा जिस साथियों, मैं इस वक्त जिस जगह पर बैठ करके आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ, ये जगह जौनपुर है, जो कि अमन व भाईचारा का गहवारा रहा है। और मुल्क में आज़ादी के बाद से अगर इतिहास देखा जाए तो मुल्क के तमाम हिस्सों में, तमाम खित्तों में, पूरे मुल्क में अगर हालात कभी ख़राब हुई, चाहे वो फसादात के तौर पर, चाहे वो कम्युनिटी राइट के तौर पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जौनपुर हमेशा इन तमाम बलाओं से महफूज रहा। मगर इधर बीच की जो सूरत हाल है वो कुछ इस कदर आ रही है कि तमाम छोटे छोटे मामले को जिस तरीके से पूरे मुल्क में उसको फिरका वाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है, यकीनी तौर पर यह हमारे देश के लिए ख़तरनाक है। और साथ ही साथ जो अभी 9 तारीख का वाक़या 9 जून का हमारे जौनपुर में हुआ, यहाँ की तहजीब, तमद्दुन और यहाँ की भाईचारगी के ख़िलाफ़ है। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान हमारी जो जौनपुर की कम्युनिटी है, जो जौनपुर की भाईचारगी है, उसको हो रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमाम लोगों को मालूम है जिस तरीके से हमारे जौनपुर के भदेटी गांव के एक वाक़े को नेशनल वाइड बना करके पेश किया गया। यकीनन ये जो जौनपुर, जो कभी भाईचारगी के नाम पर मशहूर था, जो यहाँ की तहजीब संस्कृति के नाम से मशहूर था, जो ये अपने लक़ब शिराज़े हिंद जौनपुर के नाम से मशहूर था, कहीं ना कहीं आज वो एक फसादात के तौर पर उसको देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। आखिर में ये सब सारे मामले क्या थे, मैं आप तमाम लोगों के दरमियान में वही तमाम चीज़ों को लेकर के उसको डिस्कस करने के लिए मैं हाजिर हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इमरान बंटी आप तमाम लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ पर चूँकि जो हमारे पेज से है, पूरे मुल्क के तमाम हिस्सों से लोग जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों ने, नेशनल स्पोक पर्सन ने इस चीज़ को जिस तरीके से उठाया, मैं आप तमाम लोगों के दरमियान में अपनी भी कुछ राय रखना चाहता हूं। अजीज साथियों, 9 तारीख का वाक़या है कि जौनपुर के सदर असेंबली हलके के भदेटी गांव का वाक़या है कि वहां पर दलित कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी में आम के छोटे से मामले को लेकर के एक डिस्प्यूट हुआ। वो कहीं ना कहीं मारपीट हुई और उसमें आधा दर्जन लगभग मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान घायल हुए। और उसी दरमियान में दलित बस्ती में आग लगती है। यकीनन हम तमाम लोग भी इस मुल्क में जो काम कर रहे हैं वो दलित और मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इस मुल्क से अगर फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ फेंकना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की 2 कम्युनिटी कर सकती है, वो पहली मुस्लिम और दूसरी दलित। और इसका इतिहास भी रहा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसे हम तमाम लोग अपने ऑफिस में रखते हैं, उनके फोटोज को लगाते हैं, अपने दिल के अंदर उनकी काफी कद्र है, क्योंकि हम मानते हैं कि उसी संविधान के बदौलत आज इस मुल्क में दबा कुचला हुआ नौजवान, दबा कुचला हुआ बुजुर्ग और दबा कुचली हुई कम्युनिटी अपने हक और हुकूक के लिए, चाहे वो मेरी तरह यहाँ कैमरे में बैठ करके या तो फिर अपनी आज़ादाना ख्यालात को आप तमाम लोगों के दरमियान में रख रहा है। यकीनन ये भीमराव अम्बेडकर, जो कि कहीं ना कहीं हमारे आइडियल हैं, वह हमारे एक सुपर हीरो की तरह इस मुल्क में जाने जाते हैं तमाम कम्युनिटी के लिए। हम उनका इसीलिए हमने हमेशा कोशिश की, और यही दलित मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजर रही है। और उस नागवार गुजरने का इतना बड़ा खामियाजा हमारे जौनपुर का खामियाजा भुगतना पड़ा कि आज मुल्क में जो तमाम न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए जो जौनपुर की जो शनाख्त थी उस पर बट्टा लगाने की कोशिश की गई। 9 तारीख का वाक़या था, छोटे से मामूली विवाद को लेकर के मारपीट होती है, आधा दर्जन या उससे ज़ायद मुस्लिम कम्युनिटी के नौजवान घायल होते हैं और दलित बस्ती में आग लगती है। मैं आप लोग को आगे तमाम चीज़ें तफसीलों से बयान करूंगा। आग लगने के बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सराय ख्वाजा थाना
जो जिस जगह का मामला है वो सराय ख्वाजा थाने के अंतर्गत आता है, वहां लेके जाते हैं। वहां पर उनकी तहरीर भी नहीं ली जाती है और जो चोटिल नौजवान रहते हैं उनका इलाज भी नहीं कराया जाता है, उसी थाने पर रोक लिया जाता है। जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल रहते हैं वो तमाम दो नौजवान, उनको पुलिस नहीं लेके आती। जबकि होता यह है कि इस तरीके के मामलात में जब मामलात होते हैं तो पुलिस ले जाती है, बाकायदा उसका मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप होने के बाद सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, मगर हमारी जौनपुर की पुलिस ने वहां पर उनको भर्ती नहीं कराया। जबकि मजबूरी हो गई कि वो जो ज्यादा चोटिल नौजवान थे उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हमारे तक एक पोस्ट के जरिए से रात में करीब 12:30 बजे यह पता लगा, बहुत पता करने की कोशिश किया गया। बैरकैफ हम लोग सुबह 7 बजे जब सदर अस्पताल में गए, यह हुआ कि जब कोई इस तरीके से मार लड़ाई हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अपने काम को अंजाम देते हुए जो चोटिल नौजवान होंगे उनको ला करके, जो घायल होंगे उनको ला करके यहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराई होगी या उसका मेडिकल चेकअप कराया होगा। मगर इज़ान मोहतरम पूरा सदर अस्पताल हम लोगों ने आधी घंटा, जितने भी वहां वार्ड थे तमाम के तमाम वार्डों में ढूंढा गया, वहां नहीं मिले। वहां की सूरत हाल जानने की कोशिश की। हम लोग यहां से जब निकले हैं तो देखा वहां काफी फोर्सेस थी। उसी के बगल का एक गांव है, हम लोग वहां 9:30 बजे पहुंच गए। हड़ही गांव जो कि एकदम सटा हुआ भदेठी से, वहां जाकर के भदेठी के लोगों से सूरत हाल का जायजा लिया गया और जायजा लेने के बाद वहां से हमने कोशिश किया कि पुलिस कप्तान साहब से वक्त मिल जाए, इन तमाम मसले मसाइल को उनके सामने रखा जाए। मगर जब कप्तान साहब के पास फ़ोन किया गया तो पता लगा आईजी साहब भी दौरे पर आए हुए हैं, इसलिए यह मुनासिब नहीं है। तो अज़ान मोहतरम बैरकैफ हम लोगों ने वहाँ से मीडिया को फ़ोन किया गया। ये खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले हैं। चूँकि ये 10 तारीख को जब हम लोग हड़ई पहुंचे, जिस दिन का वाकया था 9 तारीख को पुलिस ने मुस्लिम कम्युनिटी के जो गांव में कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा दरवाजों को तोड़ करके बिना लेडीज पुलिस के वो घरों में गए हैं और वहां से गिरफ्तार 35 अफराद को गिरफ्तार किया। मालूम नहीं पुलिस ने इस तरीके से इतनी तेजी से कैसे चिन्हित कर लिया कि ये 35 के 35 लोग ये उस मामले में मुलविस थे। ये बैरकैफ हमारी पुलिस कहीं ना कहीं बहुत ही तेजी से वर्क करती है। बैरकैफ तो वहां से 35 लोगों, इसका इतनी दहशत थी कि जब मैं हड़ई में बैठा था तो ये बार बार ये हो रहा था कि साहब कहीं पुलिस, क्योंकि मर्द जो सारे थे वो भदेठी गांव छोड़ करके फरार हो चुके थे। क्योंकि एक गांव से अगर 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, 35 नौजवानों मर्दों को, तो आप सोचिए कि गांव में कितने लोग बचेंगे। चंद लोग बचे हुए थे, वो तमाम मर्द भी गांव छोड़ करके चले गए थे और सिर्फ वहां औरतें ही बची हुई थी। तो काफी लोगों को यह था, क्योंकि वो तमाम लोगों ने रात के वक्त का जो वाकया था उससे दहशत थी, तो वो लोगों ने कहा कि कहीं वो ना हो जाए। हम लोगों ने तमाम मीडिया के लोगों को फोन किया कि मोहतरम जनाब अपनी जिम्मेदारी को बराए मेहरबानी आप लोग वहां पहुंचिए, आपके कैमरे और माइक से अगर बाई दी वे अगर कोई ज्यादती होने वाली रहेगी तो शायद वो रुक जाए, ठहर जाए। बैरकैफ हम लोग वहां से निकलते हैं, पता करते हैं कि वो जो 2 नौजवान घायल थे वो आखिर में कहाँ है। बाद में पता लगता है कि वो प्राइवेट अस्पताल, एक निजी प्राइवेट अस्पताल में भंडारी स्टेशन रोड पर वहाँ एडमिट है। वहाँ जाया जाता है, वहाँ डॉक्टर से बातचीत भी होती है और बाद में जहाँ शाम होती है वो बेचारे ज़्यादा चोट लगी थी, उनको बुरी तरह घायल थे। उसके बावजूद पुलिस उनको रात में शाम को डिस्चार्ज करा करके ले करके चली जाती है। ले करके जाने के बाद रात में जो वहाँ एक 13-14 साल का लड़का रहता है जो देखभाल करता है, रात में फिर पुलिस फोन करती है कि साहब ये जो दो घायल नौजवान हैं इनको आप कहीं और ले जाके दिखला दीजिए। वो भी लड़का दहशत में आ जाता है कि साहब बिना तफ्तीश के उठा लिया जा रहा है, कहीं हमको भी ना उठा लिया जाए। बैरकैफ बाद में पुलिस एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल में ले जाके एडमिट कराती है, मगर वहां पर पुलिस सरकारी अस्पताल में
एडमिट करा करके मेडिकल कराने का काम जो कि पुलिस का फर्ज था वो नहीं होता है। उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम, इसी सब सूरत हाल में हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर आली जनाब योगी आदित्यनाथ जी, वो तमाम दलितों के मामले हुए, दर्जनों मामले हैं जो सबकी जबानों पर होंगे, मगर इतनी तेजी से कार्रवाई आज तक कभी नहीं हुई। उन्होंने इन सारे मामलों में तुरंत आदेश किया कि रासुका और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़ित हैं उनको 10 लाख रुपए से जायद उनको इमदादी शक्ल में दी जाएगी, आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। ये तमाम चीजें उन्होंने वो किया, मगर इन सारी चीजों के दरमियान में जो भी वाक़े हुए उसके लिए कहीं ना कहीं कानून है, धाराएं हैं, तमाम चीजें हैं, तमाम बंदिशें हैं, पाबंदियां हैं, सारी की सारी चीजें हैं। मगर जिस तरीके से ये तमाम जो हालात बनी, इसको कम्युनलाइज किया गया और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि देखिए भारतीय जनता पार्टी दलित हितैषी है। साहब, भारतीय जनता पार्टी उस वक्त दलित हितैषी क्यों नहीं होती जब एक घोड़ी पर चढ़ता नौजवान जो अपनी शादी करने को जाता है उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है, तब नहीं होती? तब आप दलित हितैषी नहीं? जब मंदिरों पर पाबंदी लगाई जाती है तब मोहब्बत कहाँ है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तमाम के तमाम वाक़े थे। बैरकैफ इन तमाम सूरत हाल में वहां पर जो एक पॉलिटिशियन समाजवादी पार्टी के साबिक जो एमएलए के उम्मीदवार थे जावेद सिद्दीकी साहब, उनको भी उठा लिया जाता है और कहीं ना कहीं भारी तादाद में लोग इसकी गवाही देते हैं कि नहीं साहब, ये इस मामले में ये नहीं थे। बैरकैफ वो अदलिया का अदालत के मामले हैं, मगर उनको भी उठाया जाता है मेरा जिस साथियों। मगर दूसरी तरफ से जो चोटिल लोग थे उनकी तरफ एफआईआर नहीं की जाती है। यह एक तरफा कार्रवाई आखिर में क्यों, यह एक सवाल उठता है। और इन सारी चीजों के दरमियान में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल होता है जिसको कई न्यूज चैनल्स ने भी बाकायदा उसकी कवरेज दिया। उसमें एक शख्स जहां दलित बस्ती में आग लगती है और उसी के सामने मकान में खड़ा होकर के वीडियो बनाता है। उस वीडियो में जो बैक से आवाज आती है वो ये आती है कि यार वो सब उहे में है, यानी कि कहाँ है जहां आग लगी है, यार वो सब उहे में है, हमने आग लगाए के बड़ा गलत किए है। ये तमाम बातें और पीछे से औरतों की भी आवाजें आती है कि जाइंदा मत देखा, इस तरीके की आवाज आती है। ये एक सवालिया निशान उठता है कि आखिर में वो कौन था जिसने ये कहा कि यार आग लगा के हमने गलत किए है, वो आखिर में कौन था? ये बहुत ही बड़ी जांच का मामला है, ये जांच का मामला है। और इसीलिए हमने तय किया कि हम इसकी मजिस्ट्रेटी जांच की मांग करेंगे। हमने मजिस्ट्रेटी जांच की मांग किया। बैरकैफ इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी को भी समझ में आया, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलकर के इस मामले का मजिस्ट्रेटी जांच की डिमांड की। हम जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हर उन तमाम फर्द के साथ में है। हमारे सियासी इख्तलाफात यकीनन हो सकते हैं, मगर जहां जुल्म और ज्यादती का मामला रहेगा तो हम शाना बशाना कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, हम उसका खैर मकदम करते हैं। मगर इधर दरमियान में चूंकि जावेद सिद्दीकी साहब जावेद सिद्दीकी साहब थे, वो समाजवादी पार्टी के एमएलए के उम्मीदवार थे। वो तो गठबंधन में सीट चली गई, इस वजह से वो ना लड़ पाए। वो गठबंधन के उम्मीदवार, वो समाजवादी के उम्मीदवार थे। उसी दरमियान में हमारे यहाँ हमारे शहर के कद्दावर लीडर जनाब पारसनाथ यादव जी का देहांत हो जाता है। हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। यकीनन ये जौनपुर के लिए, जौनपुर की लीडरशिप के लिए एक बहुत ही बड़ी कमी हो गई है हम तमाम लोगों के दरमियान में। उनकी ताजियत के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं।
और तमाम लोगों को तवक्को थी कि उनके पार्टी का लीडर, जिसको बड़ी तादाद में लोग कह रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं, वो आएंगे तो उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। मगर बड़े अफसोस के साथ और बहुत ही खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं कि कम से कम वो 4 से 5 यादव परिवारों के घर गए, मगर एक मुस्लिम के घर वो नहीं गए। ना ही उन्होंने जावेद सिद्दीकी के बारे में 2 बात कहना मुनासिब समझा। जब मीडिया के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान जब उन्होंने कहा, उनसे पूछा समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमको रिपोर्ट मिली थी मगर मुझको आना था, इस वजह से मैं उसको पढ़ नहीं पाया। और वो बिना कोई जवाब दिए, साहब क्या जवाब देना था आपको? आपका कार्यकर्ता वो जेल में था, आपको सिर्फ यही कहना चाहिए था कि नहीं, जो सही होगा हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम अपने कार्यकर्ता का साथ नहीं छोड़ेंगे। मगर वहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरी तरीके से अनभिज्ञता दिखाते हुए उन्होंने मामले को डिनाई कर दिया और वहां से वो चले गए। जब बुरी तरीके से भद पीटना शुरू हो गई, तब याद आया कि साहब नहीं, नींद से बेदार हुए, अंगड़ाइयां लेते हुए, और कहा नहीं साहब कुछ करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष आए और चले गए। उसके बाद फिर हमारे जिला अध्यक्ष जनाब समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। बहरकैफ मसले ये नहीं है, जहां गलतियां, जहां पर हमको लगेगा कि जो चीजें होने वाली रहेगी उस पर कोई हमारी जबान को पकड़ नहीं सकता, उसके बारे में बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। मेरे पास वो सियासी कुव्वत नहीं। अगर मेरे पास सियासी कुव्वत होती तो कसम खा के कहता हूं कि इस मामले को लेकर के अगर लखनऊ में जाकर के अगर ना बैठ जाता, आपके पास वो ताकत थी, मगर आपने अपने वो ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। आपका एक बड़ा लीडर जो आपकी यहां तर्जुमानी कर रहा था, जो आपकी यहां पर आपको रिप्रेजेंट कर रहा था, आपके पार्टी से चुनाव लड़ना चाह रहा था, उसको कहीं ना कहीं आपने बदजन किया है। यह बात मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूं और मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी के तमाम लोगों से यह बात कहना चाहता हूं कि सुनो, जो पार्टी आजम खान के साथ नहीं हुई वो तुम्हारे साथ कभी नहीं होगी। जावेद सिद्दीकी और आजम खान साहब में जमीन और आसमान के फर्क है। इस तरीके से एक दिन तुम सब लोग देखना कि जब कभी भी ऐसे मामले आएंगे, कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो वो बीबीसी की वीडियो भी देखा कि जब पूरे देश के अंदर सीए को लेकर के जब मामले चल रहे थे, तो बीबीसी एंकर ने पूछा कि अखिलेश यादव जी ये बताएं कि ये जो सारे मामले सीए, एनआरसी, एनपीआर के चल रहे हैं, इसमें अखिलेश यादव जी कहाँ हैं? तो अखिलेश यादव जी ने कहा, अरे वो हमारे कार्यकर्ता, वो हमारे पदाधिकारी। फिर उसने पूछा कि साहब इस पूरे वाकये में अखिलेश यादव जी कहाँ है, जो मुख्य अपोजिशन के लीडर हैं? वो मेरे कार्यकर्ता, वो मेरे पदाधिकारी। फिर पूछा कि जनाब आप बताएं कि पूरे मामले में अखिलेश यादव जी कहाँ है? तो अखिलेश जी नाराज हो जाते हैं। यह शीर्ष नेतृत्व का मामला है, यह कोई नई चीजें नहीं है साहब, यह कोई नई चीजें नहीं है। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कहना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, यकीनी तौर पर जिसका पॉलिटिक्स शोभा है वो उस जगह जाकर के सियासत करे, मगर जहां पर ईमानदारी की बात है तो कहीं ना कहीं हमारे नौजवान, हम तमाम लोग इतना ईमानदार हो जाते हैं किसी पार्टी या किसी शख्स के लिए कि जो हमारी अपनी ईमानदारी अपने कौम, मुल्क, मिल्लत से होती है, कहीं ना कहीं उसको भी दरकिनार कर देते हैं। यह गलत है। सही तो यह होना चाहिए था कि यहाँ के तमाम मुस्लिम समाजवादी से जुड़े हुए लोगों को समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी पर सवाल उठाना चाहिए था, मगर उन्होंने सवाल नहीं उठाया। इतनी बड़ी ज्यादती के बाद सवाल नहीं उठाया। मैंने यकीनन सवाल उठाया। हमारे ललई यादव जी, आज पता लगा कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मैं दुआ करता हूँ कि वो जल्द ही सेहतयाब होकर के आएँ और यहाँ पर जो जौनपुर की वो नुमाइंदगी कर रहे थे ऐसे ही करते रहें और जल्दी वो अल्लाह उन्हें शिफा अता करे। तो मेरे जिस साथियों, वो अलग सा मसला है। पार्टियाँ हैं, मुख्तलिफ पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस, समाजवादी है, हमारे सियासी अख्तलाफात हैं, मगर नज़रियाती तौर पर हम
किसी से पर्सनली कोई वो नहीं है। और मेरा यही पैगाम भी है आप तमाम लोगों के दरमियान में कि साहब सियासी इख्तिलाफात रखिए, मोदी जी से, योगी जी से, अखिलेश जी से, कांग्रेस से, यहाँ तक कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी और इमरान बंटी से भी, मगर हमेशा नजरियाती बातें रखिएगा। अगर इमरान बंटी अगर इस मामले के अंदर अगर उसने कदम नहीं निकाला तो यकीनन अगर ये समाज का छोटा मोटा भी अगर खादिम है, अगर गली का भी अगर नेता है, तो आपको सवाल करना यह आपका फर्ज है कि आप पूछो कि इमरान बंटी जब उस वक्त ऐसी हालात बनी थी तो तुम कहां थे। यकीनी तौर पर अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मैं नजर से नजर मिलाकर के बात करूंगा, और अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा तो मेरी नजर शर्म से नीचे झुक जाएगी। तो मेरे साथियों, सवाल करने की कुव्वत अदा करिए, सवाल करने की कुव्वत पैदा करिए। तो ये तमाम के तमाम चीजें थी मेरे मोहतरम। जिस तरीके से नाइंसाफी हुई है, 19 धाराओं में पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं, 147, 148, 149, 307, 452, 323, 504, 506, 436, 427, 429, 34, 188, 269 और SC/ST एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति निवारण नुकसान अधिनियम 1984 की धारा 3, महामारी अधिनियम धारा 3, आपदा प्रबंधन अधिनियम 51, इन तरीके की कुल 19 धाराएं लगाई गई हैं। 57 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तहरीर के मुताबिक 20 से 25 लोग उसमें अज्ञात हैं। इतनी तेजी से तमाम चीजें, गिरफ्तारियां हुई, नाम भी वो हो गया और उस पर कहीं ना कहीं इनामात भी घोषित कर दिए गए। जनाब, मैं हर मामले में ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद करता हूं। यकीनन अगर हर मामले में अगर ऐसे ही अगर कार्रवाई हो जाए, यकीनी तौर पर इस सूबे की बात तो नहीं करते, मगर हमारे जिले में जो तमाम जो ये ग्राफ हो रहे हैं, ये अभी आंकड़ा आया कि 31 मामले हो गए हैं इधर चंद दिनों के अंदर में, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इतनी तेजी से कार्रवाई हर मामले में करा दीजिए, तो आप तमाम की बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी सिस्टम में बैठे हुए लोगों की। मोहतरम जनाब, ये तमाम के तमाम भदेठी के वाक़े थे। हम आप तमाम लोगों के दरमियान में सिर्फ यही अर्ज करना चाहते हैं कि मोहतरम जनाब, देखिए, इस तमाम मामले को पूरी तरीके से फिरका वारियत का रंग दिया जा चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे देश में, देश नहीं तो कम से कम आने वाले बिहार के इलेक्शन में इस चीज को खूब घुमाएगी। ये देखिए, मुसलमानों ने दलितों को, अगर मुसलमानों ने अगर दलितों के मड़े को फूका है, ये जो नुकसान हुए हैं, तो यकीनी तौर पर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसका कोई भी इंसाफ पसंद लोग इसकी मुखालिफत नहीं करेगा। कोई भी आदमी, कोई भी इंसाफ पसंद आदमी जुल्म करने वाले के साथ में नहीं खड़ा होगा। मैं बहैसियत AIMIM जिला सदर, मैं भी जुल्म करने वालों के साथ नहीं खड़ा होऊंगा। मगर जिस तरीके से इस पूरे मामले में सवालिया निशान उठे हैं, जो वीडियो वायरल हुई जिसको तेजी से पुलिस ने डिनाई कर दिया, बिना उसकी फोरेंसिक जांच के, बिना उसकी तफ्तीश के, इस पर एक सवालिया निशान उठता है कि आखिर में वो आग कैसे लगी। अगर इस जिले की भाईचारगी को बचाने के लिए, यहाँ की तहजीब को बचाने के लिए, यहाँ के तमद्दुन को बचाने के लिए जरूरत है कि इसकी मजिस्ट्रेट की जांच हो, एक मजिस्ट्रेट के जरिए से, ताकि आवाम के दरमियान में ये तमाम बातें जाए कि आखिर में ये सूरत हाल कहाँ से पैदा हुई। और अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने ये काम किया है तो जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त सजा दी जाए। मगर जिस तरीके से रासुका और गैंगस्टर का मामला हुआ, बहुत बड़े बड़े वाक़े हुए, कितने मामले में रासुका लगा, कितने मामले में गैंगस्टर लगा। क्या इस वक्त की हुकूमत, क्या गैंगस्टर और रासुका, UAPA, क्या इन सभी चीज को क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व कर दिया है? क्या आरक्षण दे दिया है कि इन तमाम चीजों का जो आजाब है वो आजाब सिर्फ मुसलमानों पर नाजिल किया जाएगा? क्यों मोहतरम?
ये तमाम की तमाम चीज़ें यकीनन जुल्म करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, मगर बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमारा कानून भी यही कहता है, हमारा कानून भी यही कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं मगर एक बेगुनाह को सजा ना हो। ये हमारा कानून कहता है। मगर आज बहुत कसीर तादाद में, बहुत ही कसीर तादाद में आज लोग तवक्को कर रहे हैं कि इन तमाम के तमाम मामलों में, इन तमाम के तमाम जो ये हालात बनी, इसकी एक जुडिशरी जांच होनी चाहिए, और यकीनन वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक भाईचारगी है वो कायम रह सके। और मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ मोहतरम जनाब कि देखिए, हिकमत से काम लीजिए, हिकमत से काम लीजिए अज़ान मोहतरम। और अगर आपको कहीं लगता है कि नहीं यहाँ दुश्वारियाँ आने वाली है, तो बराए मेहरबानी वहाँ हिकमत का इस्तेमाल करिए। मगर इस वक्त की जो हालात सूरत हाल है वो आप तमाम लोगों के दरमियान में है, और कभी जूझने की कोशिश ना करिए मोहतरम। आपने देखा जिस तरीके से तमाम वाक़े हर जगह हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समझ बूझ करके बीच के रास्ते को निकाल करके अपने तमाम मसले मसाइल को हल करिए। जिस तरीके से हर मामले को फ़िरका परस्ती का रंग दे दिया जा रहा है, यकीनन ये हमारे इस मुल्क के लिए ख़तरनाक है। हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ के लिए ख़तरनाक है। हमारी तो पहचान है कि हम होली के दिनों में अपने हिंदू भाई के घरों पर जाते हैं, और वहाँ जाकर के हम गुजिया और सेवइयाँ गुजिया खाते हैं, और ईद के दिन पर तमाम हिंदू भाई हमारे घरों पे आते हैं। मगर अगर ऐसी सूरत हाल रही तो यकीनी तौर पर जौनपुर में कौन किसके घर जाएगा। मुझे अपना बचपना याद आता है कि तमाम हमारे पूरे बचपन हमारे हिंदू दोस्तों के साथ गुजरे। उनके घर पर हम लोग दिन भर पड़े रहते थे, वहाँ टीवी देखते थे, खेलते थे। मगर तब ये इस तरीके का मीडिया चैनल्स नहीं थे जो कि सुबह और शाम सिर्फ अपने प्राइम टाइम में हिंदू और मुस्लिम की डिबेट दिखलाते हैं, तब वो ऐसे हालात नहीं थे। तो अज़ान मोहतरम, इन तमाम चीज़ों से देखते हुए, इन तमाम चीज़ों से बचते हुए, एक चूँकि जो हम नौजवान हैं, ख़ासकर नौजवानों के लिए जो हम नौजवान हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, और अगर हमने अपनी सोच को गंदी कर लिया यकीनी तौर पर तो हम मुल्क के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक साफ़ सुथरी सोच का रखना बेइंतहा ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि जो इसके अंदर जो जालिम है उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए, मगर एक जांच इसके लिए होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं अपने तमाम जिन भी दलित लोगों के घर जले, हमारी पूरी तरीके से उनके साथ सहानुभूति है, मगर उनका भी अपना वो बनता है कि वो भी समझने की कोशिश करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें साजिश है। अगर साजिश नहीं है तो यकीनन जिन लोगों ने ये किया है उनका रास्ता जेल है, मगर अगर ये साजिश है तो उन तमाम लोगों को मज़हब से ऊपर उठ करके सच्चाई पर आना चाहिए। क्योंकि मेरा जिस साथियों, कोई भी जो मज़हब हो वो हमेशा सच्चाई की पैरोकार होता है। इसलिए मोहतरम जनाब, आप तमाम लोगों से अदबन दरख्वास्त है कि भाईचारगी को कायम रखना हमारा और आपका सबसे अहम फरीज़ा है, सबसे अहम फरीज़ा है। इसलिए मोहतरम जनाब, आप तमाम लोगों से अपनी दरख्वास्त यही करना चाहूँगा कि जो तमाम चीज़ें जो सूरत हाल इस वक्त हैं, आप